Hello, students. Welcome to our YouTube channel. Today we will be discussing week 3 current affairs. तो चलो स्टार्ट करते हैं. समुद्र प्रताप. समुद्र प्रताप किसकी शिप है? सबसे पहले तो जान लो, समुद्र प्रताप शिप है इंडियन कोस्ट गार्ड की. ठीक है. ये फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड बिल्ट पीसीवी है. पीसीवी क्या होता है? पोल्यूशन कंट्रोल वो वेसल. ठीक है. ये कहाँ पर बनी है? ये बनी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में. और तुमको पता है ये आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड की सबसे लार्जेस्ट शिप है. आईएनएसवी कौंडिन्या. ठीक है. ये जो शिप है ना, ये एक स्टिच्ड सेलिंग शिप है. ये शिप है इंडियन नेवी की. तुमको पता है ये शिप का रेफरेंस कहाँ पर है? इस शिप का रेफरेंस है अजंता की केव्स के अंदर. और तुम इसके अंदर देखोगे तो इस शिप ने ना अभी पोरबंदर गुजरात से मस्कट तक की जर्नी कंप्लीट कर ली है. इसके ये जो मोटिव है तुम देखो, ये स्क्वायर शेप मोटिव है. यूजुअली जो शिप में मोटिव होते हैं ना वो ट्रायंगल शेप के होते हैं, बट इसके अंदर है स्क्वायर शेप के. इसके मोटिव पे देखो बना क्या हुआ है. ये बना हुआ है गंदर बंधु और ये होता है सन. गंदर बंधु की बात कहाँ होती है? गंदर बंधु की बात होती है कदम्बा डायनेस्टी में. कदम्बा डायनेस्टी में. और ये किसका एक रूप है? ये विष्णु का एक रूप है. ठीक है. इस शिप की कंस्ट्रक्शन कहाँ हुई है? इस शिप की कंस्ट्रक्शन हुई है केरला के अंदर. ठीक है. इसका जो बो है वो सिम्हायाली है. यहाँ पर जो इसमें बो होता है ना वो एक शेर का प्रकार है. और जो इसका एंकर है वो हड़प्पन स्टाइल में डिजाइन किया गया था. ठीक है. इस शिप का मास्टर शिपराइट था बाबा शंकरन. और इसे स्टिच किसने किया गया था? इसे स्टिच किया गया था रजीश जी ने. ठीक है. पता है यार, ये शिप जो है ना, इस शिप में कोई भी मेटल यूज नहीं हुआ है, कोई भी नेल्स यूज नहीं हुए हैं. ठीक है. और तो हमने सारी इंफॉर्मेशन जान ली है. ठीक है. एनएसडीए. एनएसडीए क्या है? एनएसडी है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट. ये लागू कब से हुआ है? ये लागू हुआ है 1 जनवरी 2026 से. इस एक्ट के तहत अब से हर एक स्पोर्ट की एक नेशनल ओलंपिक कमेटी होगी, उसकी एक नेशनल पैरालंपिक कमेटी होगी और एक नेशनल एंड रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन होगी. हर एक स्पोर्ट्स के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी जिसके अंदर 15 मेंबर्स होंगे. उन 15 मेंबर के अंदर 2 आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होने चाहिए और 4 वुमेन प्लेयर्स होने चाहिए. ठीक है. और उसके इसके तहत एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल भी बनाया जाएगा. गोल्डीलॉक्स पीरियड. तुम्हें पता है हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? हमारे आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा. उन्होंने बोला है कि अभी जो ये समय चल रहा है ना, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 का फर्स्ट हाफ, ये एक गोल्डीलॉक पीरियड है. उन्होंने बोला कि अभी इन्फ्लेशन तो 2.2% है और जो ग्रोथ है वो 8% से हो रही है. तो तुम देख रहे हो कि इन्फ्लेशन कम है और ग्रोथ ज्यादा हो रही है. इस इकोनॉमी को बोलते हैं जस्ट राइट इकोनॉमी. गोल्डीलॉक पीरियड के अंदर ग्रोथ स्टडी होती है, इन्फ्लेशन कम होता है और जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना वो मैनेजेबल होते हैं. तो तुमसे वो क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं? विच पीरियड इज रेफर एज गोल्डीलॉक पीरियड? व्हेन द ग्रोथ इज स्टडी, इन्फ्लेशंस आर लो एंड इंटरेस्ट रेट्स आर मैनेजेबल. कवच. कवच है एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम. ठीक है. इस कवच हमें कैसे मदद करेगा? तुम्हें पता है नॉर्थ इंडिया में कितनी ज्यादा फॉग होती है. जब डेंस फॉग होगी ना तो तुम देखते हो ट्रेन की स्पीड धीरे 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 बहुत ही स्लो चलती है हमारे देश में ट्रेन. कवच की मदद से जो हमारा ट्रेन का पायलट होता है वो अपनी ट्रेन की स्पीड को मेंटेन कर पाएगा. ठीक है. और इसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी होगी. मतलब अगर मान लो ट्रेन का पायलट ब्रेक लगाना भूल गया तो कवच अपने आप ब्रेक को अप्लाई कर देगा. तो कवच की मदद से हमारी जो देश की ट्रेन है उनकी स्पीड्स मेंटेन रहेंगी, मतलब वो लेट नहीं होंगे. ठीक है. PSLV C62.
देखो यार, इससे पहले समझते हैं पीएसएलवी। ठीक है, पीएसएलवी तुम लोगों को पता है कि एक थर्ड जेनरेशन इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वर्क हॉर्स ऑफ इसरो भी बोलते हैं। ठीक है, पीएसएलवी से हमने कौन से मिशन को लॉन्च किया है? हमने चंद्रयान 1 एंड मंगलयान जैसे बड़े बड़े मिशन को भी पीएसएलवी से लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक 4 स्टेज रॉकेट है। ठीक है, अब इसकी हम चारों स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कब यूज होती है? जब वो लिफ्ट ऑफ होता है ना, लिफ्ट ऑफ के दौरान फर्स्ट स्टेज एक्टिव होती है, मतलब लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक। इसके अंदर जो रॉकेट है वो वर्टिकली ही जा रहा है, मतलब वो बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होता है। इसके अंदर जो प्रोपेलेंट यूज होता है वो एक सॉलिड प्रोपेलेंट यूज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज में जो आपका रॉकेट है ना, वो वर्टिकली तो मूव कर ही रहा है, साथ ही साथ वो हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है। ठीक है, इसके अंदर जो इंजन यूज होता है ना सेकेंड स्टेज में, वो विकास इंजन, जो इंडिया का इंजन है, वो यूज होता है। इसमें जो फ्यूल है वो लिक्विड फ्यूल यूज होता है। जैसे देखो, फर्स्ट स्टेज में तुम्हारा सॉलिड फ्यूल यूज हो रहा था ना, सेकेंड स्टेज में तुम्हारा लिक्विड फ्यूल यूज होता है। ये लगभग 220 से लेके 250 किलोमीटर तक रॉकेट को लेके चली जाती है सेकेंड स्टेज। अब बारी आती है थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में जो तुम्हारा रॉकेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करता है। ठीक है, इसके दौरान उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, बहुत फास्ट स्पीड होती है, लगभग लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ठीक है, इस स्टेज में जो फ्यूल यूज होता है वो होता है सॉलिड फ्यूल। ठीक है, फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज के अंदर ना, ये स्टेज उसको गाइडेंस के टाइम मदद करती है। जब उसे स्लॉट इन होना होता है ना, तो उस टाइम जो गाइडेंस चाहिए, उस टाइम फोर्थ स्टेज एक्टिव होती है। इसके अंदर जो प्रोपेलेंट यूज होता है वो होता है लिक्विड। तो तुम समझ जाओ, देखो, फर्स्ट स्टेज में सॉलिड, सेकेंड स्टेज में लिक्विड, थर्ड स्टेज में फिर से सॉलिड, फोर्थ स्टेज में फिर से लिक्विड। तो यार ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेज में कौन सा प्रोपेलेंट यूज हो रहा होता है। अब पीएसएलवी के साथ इशू क्या चल रहा है? पीएसएलवी थर्ड स्टेज में ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो तुम देखो, इस स्टेज में उसको स्पीड्स बहुत ज्यादा चाहिए, है ना, वो इन स्पीड को अचीव नहीं कर पाता। ठीक है, इसीलिए इन कंटिन्यूएशन 2 मिशंस, 2 मिशन, एक पिछले साल एक अपना अभी वाला, ये फेल हो गए। अब क्वेश्चन को देखते हैं। पीएसएलवी C62 मिशन ये ना अपनी इंटेंडेड ऑर्बिट में रीच ही नहीं कर पाया। इसके अंदर EOS-N1 इंडिया की एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी थी। ठीक है, जो अब डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि मिशन ही फेल हो गया। फिर इसके अंदर 16 सैटेलाइट्स थी, 7 अलग अलग देशों की। इसमें गड़बड़ क्या हुई कि प्रेशर ड्रॉप हो गया कंबशन चेंबर में ड्यूरिंग थर्ड स्टेज। अगर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा तो क्या जो रॉकेट है वो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि प्रेशर ही तो उसको वो एक्सेलरेशन और स्पीड दे पा रहा है। ठीक है, पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका क्या है? पैक्स सिलिका एक यूएस लेड इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के तहत, मतलब दे आर फोकसिंग ऑन सिक्योरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स। इट इज एम्ड एट ब्रिंगिंग friendly and trusted countries together to ensure that key technologies are safe, reliable and not controlled by the hostile plane। तो इसका एम क्या है कि जो टेक्नोलॉजी हो ना, ये सिर्फ फ्रेंडली एंड ट्रस्टेड नेशंस के पास ही हो और वो सेफ रहे। ठीक है, अभी पैक्स सिलिका को किस किस ने ज्वाइन कर लिया है? जापान, कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, यूके, इजराइल, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। बट
इनिशियली क्या हुआ था, तुमको पता है यूएस ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रखी है, तो उन्होंने हमें पैक्स सिलिका के लिए इनवाइट नहीं किया। बट रिसेंटली उन्होंने इंडिया को फिर से पैक्स सिलिका को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर लिया है। वेनेजुएला, वेनेजुएला कितना ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि किसके कारण न्यूज में है वो, यूएस के कारण। यूएस ने इनके प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को वहां से निकाल लिया है। पहले तो हमें, तो फिर इसके कारण ना वेनेजुएला की लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब वो किस कंट्री को बॉर्डर कर रहा है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो देखो ये रहा वेनेजुएला। वेनेजुएला बॉर्डर करता है कोलंबिया, ब्राजील एंड गुआना को। ठीक है, ये कौन सा सी है, ये वाला सी, ये है तुम्हारा करेबियन सी। ठीक है, वेनेजुएला के अंदर एंजल फॉल्स है, और तुमको पता है एंजल फॉल्स वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, एक कारण जो यूएस ने दिया है प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो वाले केस में, उन्होंने बोला है कि वेनेजुएला इज द कॉज ऑफ फेंटनिल क्राइसिस विच इज गोइंग ऑन इन यूएसए। देखो यार, फेंटनिल ना एक टाइप का ड्रग है विच इज 50 to 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। वो इससे 50 से 100 गुना ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, बट जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अकेला फैंटनिल ही कारण नहीं है, मतलब अकेले ड्रग्स ही तो कारण है नहीं। वेनेजुएला में वर्ल्ड के लार्जेस्ट रिजर्व्स है, और जो वहाँ का जो ऑयल है ना उसका टाइप है हेवी सार क्रूड। हेवी सार क्रूड क्या होता है, उसके अंदर वो बहुत गाढ़ा है, उसकी विस्कोसिटी हाई है, वो बहुत डेंस है। सार का मतलब होता है कि उसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो द रिजर्व्स इन वेनेजुएला आर ऑफ टाइप हेवी सार क्रूड। ठीक है, कई कई जगह पे होता है लाइट। उन लाइट वाले का मतलब है उसकी डेंसिटी कम है, जैसे जो वेनेजुएला में जो तेल पाया जाता है वो विस्कस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। भारत स्टेज एमिशन, भारत स्टेज एमिशन जो एक ये है ना, जो भारत स्टेज एमिशन आर इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर रेगुलेटिंग पोल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या क्या नापते हैं, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर्स की क्वांटिटी को नापते हैं। ये नॉर्म्स हमने कब स्टार्ट करे थे, ये हमने 1991 में नॉर्म्स को स्टार्ट करा था। सबसे पहले आया था भारत स्टेज 1, फिर आया था 2, फिर 3, फिर 4, फिर इंडिया ने BS5 को स्किप कर दिया था और हम डायरेक्ट BS6 पे आ गए थे। ठीक है, अभी ये चीज न्यूज में क्यों है, क्योंकि न्यू दिल्ली में जो हमारी कैपिटल है, ड्यू टू पोल्यूशन वहां की गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि नॉन BS6 व्हीकल्स विच आर रजिस्टर्ड आउटसाइड दिल्ली, उनको अब न्यू दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर और क्या क्या चीजें होती है, BS6, ये जो BS है ना ये किस किस चीज पे मैटर करता है, अमाउंट ऑफ सल्फर, DPF, DPF क्या होता है, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर्स, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर्स। ठीक है, और सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। जैसे कि जो BS4 था ना, BS4 के अंदर तुम्हारा जो सल्फर की क्वांटिटी थी वो थी 50 पार्ट्स पर मिलियन, और जो तुम्हारा BS6 आया इसके अंदर जो सल्फर की क्वांटिटी है वो है सिर्फ 10 पार्ट्स पर मिलियन। तो देखो सल्फर कितना ज्यादा कम हो गया। ठीक है, ब्रिक्स 2026, तुमको पता ही है कि 2026 में की जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो किसको मिली है, इंडिया में, और ये 18th ब्रिक्स की सबमिट होने वाली है। ठीक है, इस साल की थीम क्या है, बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इस साल का लोगो क्या है, इस साल का लोगो है लोटस। ठीक है, देखो दिख ही रहा है लोटस विद, जिसके अंदर एक अंदर नमस्ते बना हुआ है। ठीक है, लोटस विद अ नमस्ते। तो चलो थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिक्स बना कब था,
ब्रिक्स पहले क्या था, ब्रिक जो बना था 2006 के अंदर, ये बना कहाँ था, न्यूयॉर्क में, ठीक है। ब्रिक्स की पहली समिट ब्रिक्स की पहली समिट हुई थी रशिया के अंदर 2009 में, ये कैंथेरिनबर्ग में, ये कैंथेरिनबर्ग में, ठीक है। 2010 में ब्रिक बन गया था ब्रिक्स, मतलब साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन कर लिया था। 2011 के अंदर इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी एंड यूएई ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया था। 2025 में रिसेंटली इंडोनेशिया ने भी ब्रिक को ज्वाइन कर लिया। तो टोटल ब्रिक्स में अभी कितनी कंट्रीज हैं, कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 11 कंट्रीज अभी हमारी ब्रिक का पार्ट है। ईरान भी अभी न्यूज में है। एक तो ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट के कारण, अच्छा तो चलो इसी से हम ईरान की ना 2-3 चीजों को रिवाइज करते हैं। ऑप सिंधु क्या था, ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट के कारण इंडिया ने बोला था, जो इंडियंस ईरान में रह रहे थे, कि भाई उस जगह को इवैक्यूएट कर दो, ठीक है। तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था, जिसके अंदर हमने C-17 को भी यूज किया था वहां के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है। फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने किया था, ये किया था यूएसए ने 22 जून 2025 में, जिसमें इन्होंने इनकी 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतान्स एंड इस्फहान को B-2 बॉम्बर्स की वजह से अटैक किया था, ताकि इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो थोड़ा पीछे हो जाए, ठीक है। अभी ईरान क्यों न्यूज में है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ गया। तुमने पढ़ाई होगा कि सोचो यार 7% इन्फ्लेशन है पर वीक फूड के ऊपर, करेक्शन पर मंथ ऑन फूड के ऊपर 52% इन्फ्लेशन चल रही है, ईयरली इन्फ्लेशन। तो कितनी ज्यादा महंगाई हो गई है, इसके कारण लोग रोडों पर आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो ईरान जैसे वेनेजुएला एक कंट्री अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, ईरान की भी हमको आसपास की कंट्रीज जो इसको बॉर्डर करती हैं वो जाननी जरूरी है। ईरान को बॉर्डर कौन कौन कर रहा है, ईरान को बॉर्डर कर रहा है सऊदी अरेबिया, इराक, यहाँ पर है टर्की, ठीक है, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इसके आसपास जो सी है वो कौन से, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, अरेबियन सी, ठीक है। कुदनकुलम पावर प्लांट, देखो यार पहली बात तो ये भी न्यूज में क्यों है, क्योंकि 2 कंपनी ECIL एंड टेमाको, इन 2 कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया फॉर इंस्टॉल एंड मैनेज द कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को, ठीक है। कुदनकुलम पावर प्लांट है कहाँ पे, ये है तमिलनाडु के अंदर। ये इंडिया का लार्जेस्ट पावर प्लांट है, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द लार्जेस्ट पावर प्लांट ऑफ इंडिया, इट इज कुदनकुलम पावर प्लांट। ये 2 कंट्रीज ने मिलके बनाया था, ठीक है। इट इज द आउटकम ऑफ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड इंडिया इन 1988। तो यहाँ पे इंडिया प्लस रशिया दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। रोग प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये देखो जैसे अर्थ है, ठीक है, ये तुम्हारा सन हो गया, तो हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व हो रहे हैं ना, मतलब ऑल प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार, सन इज ऑल्सो अ स्टार ना। बट रोग प्लैनेट्स वो होते हैं जो फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स हैं एंड दे डू नॉट ऑर्बिट एनी स्टार। तो ये न्यूज में आए हुए हैं अभी, इनका साइज क्या है, दे आर द साइज ऑफ सैटर्न के साइज के रोग प्लैनेट्स। अच्छा, अभी तुमको पता है इंडिया का 77th रिपब्लिक डे है ना। इस 77th रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन कौन है, इसके हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा
एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन वो है उर्सुला वॉन देर लेयन। ठीक है, ये अभी यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया अभी यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील को साइन करने वाला है। वो ट्रेड डील हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एट प्रेजेंट यूएसए ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रखे हैं, तो हमको अपने ट्रेड को इम्प्रूव करना है। औरोबांचे, सबसे पहले औरोबांचे के पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं मस्टर्ड के बारे में। यार मस्टर्ड हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी लार्जेस्ट इंडिजिनस एडिबल ऑयल का सोर्स है। ठीक है, अभी मस्टर्ड में इशू क्या आ रहा है, एक जैसे मान लो ये मस्टर्ड की रूट है, इसके ऊपर ना, इसके रूट के ऊपर पैरासाइट्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, वो होते हैं औरोबांचे। औरोबांचे क्या है, इट इज अ रूट पैरासिटिक फ्लावरिंग वीड। इससे बचे कैसे, इससे बचने के लिए हमको जीएम सीड यूज करने पड़ेंगे जिसका नाम है मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। और बीमारियां जिससे मस्टर्ड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो है वाइट रस्ट, लीफ ब्लाइट, स्टेम रॉट, पाउडरी माइल्ड्यू, ये सारी फंगल डिजीजेज है। ठीक है, तो अभी न्यूज में है औरोबांचे, ये क्या है, पैरासाइट, और ये लगता कहाँ पे, मस्टर्ड की रूट्स के ऊपर। शक्सगम वैली, देखो यार शक्सगम वैली इंडिया की है जो पीओके में लाई करती है, जिसके ऊपर अभी पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा है, बट वो है हमारे देश की। ये एक ट्रांस कराकोरम ट्रैक है। तो देखो ये तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा कराकोरम पास। ठीक है, यहां पर सीपैक की कंस्ट्रक्शन हो रही है। सीपैक तुमको पता है ये क्या होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया सीपैक को नहीं मानता क्योंकि वो उस एरिया में हो रही है जो कि इंडिया का है। तो तुम्हें शक्सगम वैली की ना लोकेशन पता होनी चाहिए। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा सियाचिन ग्लेशियर, जहां पे यहाँ तुम्हारा कराकोरम पास है। इसके नॉर्थ में तुम्हारी ये है शक्सगम वैली। ठीक है, तो इट इज नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ हुंजा गिलगिट रीजन। ये देखो ये गिलगिट रीजन है, तो ये हुंजा गिलगिट रीजन के अंदर आती है। और पाकिस्तान ने ना इस टेरिटरी को चाइना को दे दिया था इन 1963। टेरिटरी वॉज सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। तो तुम्हें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है। ये है नॉर्थ ऑफ सियाचिन एंड हुंजा गिलगिट रीजन में आती है। मर्कोसर, अभी अभी मर्कोसर और ईयू ने एक ट्रेड डील साइन करी है यार, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मर्कोसर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, इनिशियली ये देखो ये हो गया तुम्हारा ब्राजील। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बोलीविया, ये हो गया तुम्हारा परग्वे, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। ठीक है, इनिशियली बोलीविया, करेक्शन, इनिशियली जो वेनेजुएला है ना वो भी मर्कोसर का पार्ट होता था, बट अब ये मर्कोसर का पार्ट नहीं है। तो एट प्रेजेंट 5 कंट्रीज मर्कोसर का पार्ट है, ब्राजील, अर्जेंटीना, परग्वे, उरुग्वे एंड बोलीविया। तो ये याद रखना, हो तुमसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ मर्कोसर। बगुरुम्बा, बगुरुम्बा क्या है, बगुरुम्बा बोधो कम्युनिटी का एक फोक डांस है। ठीक है, बोधो कम्युनिटी कहाँ पे रहती है, असम के अंदर। ये डांस क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज हार्मनी बिटवीन ह्यूमन लाइफ एंड नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, इस डांस को हम बटरफ्लाई डांस भी बोलते हैं। ठीक है, और इस डांस ने ना अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया जहां पे मोर देन 10,000 पीपल टुगेदर परफॉर्म बगुरुम्बा डांस। तो वो तुमसे पूछ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये कौन सी कम्युनिटी का है, कौन से ये, और ये कम्युनिटी कहां पर है, ये असम के अंदर है। सी द फ्यूचर 2026। ठीक है, देखो अभी अभी ना सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ब्लू फूड सिक्योरिटी हुई है इलाट इजराइल के अंदर। इसके अंदर इंडिया एंड इजराइल
ने मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन साइन करी है ऑफ इंटेंट ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। अभी अभी 2026 में इंडिया ने अपनी 28th CSPOC हेड करी, ठीक है। ये क्या होती है? इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है। इसको चेयर इस बार किसने किया था? हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। इंडिया ने इसको 2026 से पहले 3 बार और चेयर किया है, 1971, 86 एंड 2010 में। इट वॉज established in 1969 by Canadian House of the Common. 15th Jan is celebrated as Indian Army Day। चलो पहले बताओ कि इंडियन आर्मी डे 15 जन को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आज के दिन जनरल लेटर फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने जनरल सर FRR बुकेव 15 जनवरी के दिन इनके बीच ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। इस दिन जनरल KM करियप्पा को इनसे पावर मिल गई थी ऑफ इंडियन आर्मी 15 जन 1949 में, ठीक है। इस साल इंडियन आर्मी की ना थीम क्या है? ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। अच्छा चलो बताओ, पहले काजीरंगा फेमस क्यों है? काजीरंगा फेमस है वन हॉर्न्ड राइनो के लिए। यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वन हॉर्न्ड राइनो की, ठीक है। ये है कहाँ पर? असम में। तुम देखो अभी अभी ना यहाँ पे ये एलिवेटेड कॉरिडोर बना है ताकि जितने भी यहाँ पे एनिमल्स है ना, वो इन कॉरिडोर मतलब इस एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे से ट्रैवल कर सके और उनकी एक्सीडेंट्स के अंदर डेथ ना हो। तो यहाँ पे अभी 34.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया गया है। जम्मा बानी टेन्योर क्या है यार? ये एक ना फॉर्म ऑफ लैंड होल्डिंग है जो कोदगु कुर्ग के रीजन में प्रिवेल करती है, ठीक है। पुराने ज़माने में क्या होता था? जब भी कोई इंसान कोई मिलिट्री सर्विस करता था ना कुर्ग के एरिया में, इस मिलिट्री सर्विस के बदले उसको ना लैंड दी जाती थी। वो उस लैंड का पट्टेदार बन जाता था। तो जब वो लैंड उसके बच्चे के पास गई, ठीक है, तो वो लैंड रहती तो उसी पुराने पट्टेदार के नाम थी, बट कॉमा लगा के ना वो नया लैंड ओनर का नाम लिख देते थे, बट ओरिजिनली वो नाम अभी भी उस पुराने पट्टेदार की ही है, ठीक है। तो अभी इस चीज को चेंज करा जा रहा है कि सिर्फ उस लैंड होल्डिंग में एक ही इंसान का नाम होगा। तो जम्मा बानी इज अ फॉर्म ऑफ लैंड होल्डिंग विच वॉज प्रेवलेंट इन कुर्ग एरिया, ठीक है। विद दिस वी आर फिनिश्ड विद आवर वीक 3 करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपको ये याद रहे और इनको आप रिवाइज करते रहे, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।